राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पूरा सेशन है वो उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है कि आपको हाल ही में हुए बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में आपको बता सकूं। लॉ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, रूल्स में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इनफैक्ट एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी पोर्टल में भी हुए हैं। वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, और इनका इम्पैक्ट रिटर्न फाइलिंग में कैसे होगा वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी अभी हाल ही में एक जो नोटिफिकेशन आया है, उसने जो फाइनेंस एक्ट 2021 में जो बजट पास हुआ था उसके प्रोविजंस को इफेक्टिव किया है, नोटिफाई किया है। तो तो इसलिए जो बजट में प्रावधान पास किए गए थे, वो अप्रूव किए गए थे, उनका इम्पैक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ था, वो अब जाकर लागू हुआ है। नेचुरली आपके मन में सवाल आता होगा कि अरे यार, 2021 में बजट पास हुआ फरवरी महीने में, और अब हमारा नया बजट आने वाला है फाइनेंस एक्ट 2022, और हम नए बजट की बातें कर रहे हैं, और अब जाकर पिछले साल का बजट इफेक्टिव, पिछले साल के जो अमेंडमेंट्स थे वो अब इफेक्टिव हो पा रहे हैं। तो ये इतना टाइम लैग क्यों हो रहा है, अनलाइक इनकम टैक्स एक्ट जो कि बहुत जल्दी जैसे ही बजट पास होता है और फट से लागू हो जाते हैं प्रोविजन 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल सिस्टम में आप जानते हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज मिलकर ये टैक्स लेवी करती है। और आप जानते हैं कि जब भी कोई ये पास होता है, पास होता है, तो हमारे पार्लियामेंट से तो पास हो जाता है, पर हमारी स्टेट असेंबलीज में उसे अपने स्टेट जीएसटी एक्ट में मॉडिफाई और अमेंडमेंट करने में कई बार काफी समय लग जाता है। और इसलिए ये जो लॉज रहते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट्स पास नहीं कर पाते, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लॉज को अमेंड नहीं कर पाते किसी भी प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से। इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो प्रोविजंस है वो उन्हें नोटिफाई करने में समय लग जाता है, बिकॉज स्टेट जीएसटी एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो स्टेट असेंबलीज के थ्रू रूट होते होते उस पॉइंट पे समय लग जाता है। तो हाल ही में अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें वो सारे प्रावधान जो फाइनेंस एक्ट 2021 में चेंजेस किए गए थे, अपडेट किए गए थे, उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। मैं शुरुआत में आपको इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि वो ये क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिन्हें अभी अभी नोटिफाई किया गया और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो सेक्शन 7, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में। आप जानते हैं कि सेक्शन 7 हमारा चार्जिंग सेक्शन है, और सेक्शन 7 में बदलाव होना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा चार्जिंग सेक्शन है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 7 में क्या ऐसा बदलाव किया गया है। अगर आप सेक्शन 7 को देखें, जो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के ऊपर है, इसमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज ए के बाद डबल ए नाम का एक क्लॉज को ऐड कर दिया गया है, जो ये कहता है कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई, वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड्स में ये बताना चाहूँ, तो कोई भी इंडिविजुअल के अलावा अगर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से कोई एक्टिविटी करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा, और वो किसी कंसिडरेशन के लिए होगा, तो वो सप्लाई की परिभाषा में कवर किया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे होंगे तो ठीक, आप सही समझ रहे हैं कि ये इशारा क्लब्स की तरफ किया गया है, क्लब, सोसाइटीज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो कि अपने मेंबर्स को कई सारी सुविधाएं देती हैं। पर आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में आए हुए ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स ये कहते हैं कि जब क्लब, सोसाइटी या एनजीओ अपने किसी मेंबर को सर्विसेज देते हैं, तो वो एक तरीके से, वो क्योंकि कॉमन लोग रहते हैं, उसमें कोई दो अलग अलग एंटिटी नहीं रहती, वही लोग इकट्ठा करके पैसे जमा करते हैं और उसी पैसे से सप्लाई खरीदते हैं और अपने मेंबर्स को देते हैं। तो इसका मतलब उसमें सर्विसेज वाला एलिमेंट नहीं था। ऐसा ही हाल ही में 2019 में आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का कैलकाटा क्लब का जजमेंट था, जो कि जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया कि अगर किसी भी
क्लब मेंबर को, किसी भी सोसाइटी को, अगर कोई उसका सोसाइटी या क्लब उसके मेंबर को कोई सर्विसेज देता है, तो वो सप्लाई की परिभाषा में नहीं आता, या वो सर्विस टैक्स, ये एक्चुअली ये जजमेंट सर्विस टैक्स का था। उसमें लिखा है कि एक तरीके से ये सर्विसेज है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो तो अब क्योंकि देखिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था ये, जो जजमेंट है ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लिटिगेशन, एक दशकों के बाद आया हुआ एक जजमेंट था। इसी बेसिस पे वो पास्ट में जीएसटी रिजीम में भी कई सारी डबल ए आर आ चुकी है, जो ये कहती है कि ठीक है, क्लब और उसके सदस्य एक है, इसलिए क्लब अगर सदस्यों को कोई सर्विसेज देता है जो तो वो एक म्यूचुअलिटी कंसेप्ट को देखते हुए वो एक तरीके से सर्विस नहीं कहलाएगी। परंतु अब देखिए इन सारे जजमेंट्स को फॉलो कर कर, डबल ए आर को फॉलो कर कर कई सारे क्लब और सोसाइटीज जो है अपने मेंबर को जो सर्विस दे रहे थे उस पे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे थे। और खास बात आप देखिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन लगाया गया है, और ये जो अमेंडमेंट है ये रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया गया है, दैट इज इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017। अब इसका मतलब आप सोचिए, और इस एक्सप्लेनेशन को जरा गौर से पढ़िए, ये क्या कहता है कि दिस क्लॉज विल बी एप्लीकेबल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, कोई भी जजमेंट आ गया हो कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, किसी भी अथॉरिटी का, हम ये मानेंगे कि पर्सन, मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो दो अलग अलग पर्सन है। ये इसलिए क्योंकि इसमें म्यूचुअलिटी कंसेप्ट लगता था, and that is why supply of activities or transaction shall be deemed to be taken place from one person to another। अब आप ये सोचिए कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट हुआ है, हम ऑलरेडी इंडिया में देख रहे हैं कि कई सारे इश्यूज ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से आ रहे हैं। और वोडाफोन का जजमेंट आप हम सब के लिए है, इनकम टैक्स में जो एक कैपिटल गेन में रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट हुआ था, उसकी वजह से वोडाफोन नाम की एक कंपनी, बहुत बड़ा लिटिगेशन हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था। पर हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट को उड़ा दिया और कहा कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है गलत हुआ है। और अभी अभी इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने एक नम्न व्यू लेते हुए उन्हें भी परमिट किया है कि आप चाहो तो ये लिटिगेशन विड्रॉ कर दिया जाएगा रिट्रोस्पेक्टिव वाला, और उन्हें पैसा दे दिया जाएगा। तो ये सब बताने के पीछे पर्पज ये है कि रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑलरेडी हमारी कंट्री में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर चुकी है, और अब फिर से ये एक रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से आना एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर से देखने को क्रिएट करेगी। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि वो जो सोसाइटीज और वो जो क्लब जो अपने मेंबर्स को सर्विस देते आ रही है 1 जुलाई 2017 से लेकर आज तक, उस पे तो जीएसटी चार्ज हुआ नहीं होगा, तो क्या अब उन्हें जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा इस अमेंडमेंट का हवाला देते हुए, क्योंकि ये तो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। कई सारे इश्यूज आएंगे, कई सारे इश्यूज कई सारे इश्यूज इस पे आएंगे, कई सारे इश्यूज इस पे आएंगे। अब देखिए लाइबिलिटी तो आ जाएगी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से, पर क्या बताइए, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो डेट्स निकल चुकी है क्रॉस होने की, क्या वो मिल पाएगा ऐसे 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 क्लब्स और सोसाइटीज को? ये अपने आप में जाकर अगेन बहुत बड़े लिटिगेशंस क्रिएट करेगा। और हालांकि पुराने लॉ में ऐसे जजमेंट्स है कि जब भी ऐसी कोई लाइबिलिटीज आती है तो आईटीसी का बेनिफिट या सेनवेट का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जा सकता, पर ये बेनिफिट लेने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा और इस मैटर को भी लिटिगेट करना पड़ेगा। पर ये तय है कि अब सेक्शन 7(1) के बाद, इनेक्ट डबल ए इनेक्ट हो जाने के बाद, किसी भी प्रकार का क्लब, सोसाइटी, एनजीओ अपने मेंबर को कोई भी सर्विसेज देगा तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा, एज्यूमिंग कि वो दो अलग अलग पर्सन है और बाकी सारे प्रोविजंस जैसे एक्ट के लगते हैं वो उन पे एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आया है वो सेक्शन 16(2) में आया है। आप और हम जानते हैं कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी सेक्शन 16 से ही
जो सेक्शन 16 की कंडीशंस को फुलफिल कर कर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट किसी भी पर्सन को लेने के लिए एलिजिबल होता है। अब सेक्शन 16(2) की कंडीशंस में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 16(2) की कंडीशंस में कुछ चेंज किया गया, आइए देखते हैं वो क्या है। सेक्शन 16(2) जो कि एंटाइटलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, इसमें सेक्शन 16(2) में क्लॉज ए के बाद एक डबल ए नाम का क्लॉज जोड़ दिया गया है। बोल सकते हैं आप कि एक एडिशनल कंडीशन जोड़ दी गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, और वो कोई नई नहीं बल्कि एक तरीके से आप बोलिए कि क्यूरेटिव स्टेप है। उसमें लिखा गया, देखिए क्या, the details of invoice or debit note referred to clause A have been furnished by the supplier in statement of outward supply, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified in section 37। अब आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट पहले से ही इन चीजों को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई रिसिपिएंट किसी चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा हो तो वो उसके 2A में या 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। पर ऐसा ये डिपार्टमेंट और कैसे इम्पोज कर रही थी, रूल 36(4) को देखते हुए। पर ऐसा पहले भी चैलेंज हुआ है बहुत सारी हाई कोर्ट में, रूल 36(4) ऑलरेडी चैलेंज है, बट कोई आउटकम अभी पेंडिंग से आने के। ये माना जाता था कि रूल 36(4) के पीछे कोई भी लॉ की बैकिंग नहीं है। यानी यानी सीबीआईसी ने रूल 36(4) बना तो दिया है, पर वो किस लॉ के आधार पर बनाया है वो लॉ कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता था किसी भी सेक्शन को पढ़कर, सेक्शन 16 को खासकर देखकर, क्योंकि सेक्शन 16 तो एक ऐसा सेक्शन है जो स्पेसिफिकली कंडीशंस बोलता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 16 में तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी पहले कि आपको इनपुट कि आपके 2A में दिखेगा तो ही आपको मिलेगा। पर अब स्पेसिफिकली इस कंडीशंस को डाल दिया गया है जो बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट करती है कि इनवॉइस और डेबिट नोट जब तक सेक्शन 37 के तहत जो रिटर्न फाइल होना है उसमें अगर नहीं गया, सेक्शन 37 के तहत GSTR 1 या IFF फाइल होता है और वो सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट हुआ। वो कैसे कम्युनिकेट होता है, GSTR 2B और 2A से कम्युनिकेट होता है, तब ही जाकर किसी पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी सेक्शन 16(2) अब बहुत क्लियरली साउंड कर रहा है, बहुत सब्सटेंटिवली लॉ में ये कंडीशंस आ चुकी है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो वो GSTR 2A या 2B का पार्ट होना चाहिए, और ये प्रोविजन भी 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो गया है। तो अगर आप रूल 60 देखें जो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, वो GSTR 2B को में जो इंफॉर्मेशन फर्निश होती है उससे रिलेटेड है। आप देखिए उसमें लिखा है कि आउटवर्ड सप्लाईज में जब भी हम GSTR 1 फाइल करते हैं या IFF फाइल करते हैं, उस माध्यम से हमारे 2A 4A और 6A नाम की चीज को अपडेट करता है ITC को, और वो फिर ऑटो ड्राफ्टेड होकर हर महीने GSTR 2B बनकर इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर अपडेट हो जाता है GSTR 2B में। तो अब ये भी क्लियर है कि हर महीने जो सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा GSTR 1 या IFF के जरिए अपने इनवॉइस अपलोड करेगा, अगर वो क्वार्टरली है, तो उससे GSTR 2B में अपने आप वो ऑटो ड्राफ्टेड वो इनवॉइसेस दिखेंगे और उस बेसिस पे ही ITC ले लिया जाएगा, अदरवाइज ITC नहीं मिलेगी। तो ये सेक्शन जो पहले स्टेचुटरी बैकिंग नहीं थी रूल 36(4) में, उस बैकिंग को वापस लेकर आया है, उस बैकिंग को क्रिएट करता है, लॉ के द्वारा प्रोविजंस को मैंडेटरीनेस दे रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखकर रूल 36(4) को भी अमेंड किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 40 के जरिए 29 दिसंबर 2021 को, और 36(4) को रिवाइज कर कर उन्होंने क्लियरली ये इंडिकेट करने की कोशिश की है। 36(4) पहले बहुत साइलेंटली वर्डेड था, वो बोलता था कि जो GSTR 1 में 2A 2B में दिख रहा है वही मिलेगा, बल्कि अब उन्होंने बहुत क्लियरली कर दिया है कि उन्हीं चीजों का क्रेडिट आप ले पाएंगे जो GSTR 2B में दिख रहा है, 2B में। इसका मतलब
रूल 36(4) में भी कॉन्सिक्वेंशियली ये अमेंड कर कर ये इंडिकेट कर दिया गया है कि वन और आईएफएफ फाइल होगा, उसके बाद जो 2B में आएगा उसी का क्रेडिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 2B की बात कर रहा है रूल 36(4), 2A की नहीं। हम सब जानते हैं कि 2A और 2B में एक फर्क है। 2A एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है जो हर समय लगातार अपडेट होते रहता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, जबकि 2B एक स्पेसिफिक डेट को जनरेटेड ट्रांजेक्शन है, और वो आपकी एलिजिबिलिटी बताता है कि इस महीने इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक आपका कितना आईटीसी आया आपके सप्लायर्स के द्वारा, और उतने का क्रेडिट आपको ले सकते हैं। तो अब देखिए, 2A भी नहीं, हमारे रूल 36(4) अब बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपके जो 2B में दिखेगा उतना ही क्रेडिट आपको मिलेगा, और 2B से बियॉन्ड आपको कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये चेंजेस भी रूल 36(4) में कर दिए गए हैं। अगर हम इस सिनारियो को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें कि ये सब जो अमेंडमेंट अमेंडमेंट हुए, इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और इसकी टाइमली लाइन कैसे रहेगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस बुक हुए हैं मिसमैच ऑफ आईटीसी में, जीएसटीआर 2A 2B और आईटीसी में, चाहे वो ऑडिट की बात हो, जब भी ऑडिट किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, या इन जनरल नोटिसेस आ रहे हैं वाइड वेरिएशन के भी, एएसएमटी 10 13 एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे नोटिसेस आ रहे हैं। तो अगर हम डिस्कस करें कि आफ्टर ऑल ये सब जीएसटी प्रोविजंस में एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो कैसा चल रहा है, तो आप देख एक्सक्यूज मी, तो आप देखेंगे कि इसके पीछे रूल और लॉ क्या था जो ये बोलता है कि 2A में क्रेडिट, 2A या 2B में क्रेडिट आएगा तो ही दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक पूरा शॉर्ट में एक एनालिसिस बताता हूँ। वो ये है कि देखिए, इससे पहले, सबसे पहले 9 अक्टूबर 2019 को 2019 को रूल 36(4) इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले कोई भी ऐसा प्रोविजन लॉ में नहीं था जो ये बोलता था कि आपको आईटीसी लेना है तो 2A 2B में दिखना चाहिए। उससे पहले सिर्फ सेक्शन 16 में लिखी हुई 4 कंडीशंस को कंप्लाई करना जरूरी था, और 36(4) की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि 36(4) था ही नहीं। 9 अक्टूबर 2019 को पहली बार जीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट हुआ और रूल 36(4) आया, और 36(4) को प्रोस्पेक्टिवली एक्टिवेट किया गया। इसका मतलब 9 अक्टूबर 2019 से रूल 36(4) चालू हो गया, काम करना स्टार्ट किया। और आप जानते हैं कि शुरुआत में जब रूल 36(4) आया तो उन्होंने बोला कि हाँ 20% का भी वेरिएशन होगा तो हम चला लेंगे। फिर 20% को कम कर कर उन्होंने 10% किया, फिर 5% किया, और ऐसा कर कर ये प्रोविजन चल रहा था। पर आप ध्यान रखेंगे, 9 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 अब तक रूल 36(4) तो एक्टिव था, पर जो स्टेचुटरली बैकिंग देने वाला सेक्शन था, सेक्शन 16(2)AA, ये एक्टिवेटेड नहीं था। ये एक्टिवेट हुआ है अब, यानी कि 1 जनवरी 2022 से। तो 9 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक 36(4) तो अवेलेबल था, पर सेक्शन 16(2)AA अवेलेबल नहीं था। अब 1 जनवरी 2022 से दोनों ही चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सेक्शन 16(2)AA भी हमारे पास है, लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन, और बहुत क्लियरली कनेक्टेड टू द रूल 36(4) जो 2B की बात करता है कि 2B में दिखेगा तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 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 सारे हम टाइमली लाइन को समझे तो ये बेनिफिट होगा, बिकॉज क्योंकि 9 अक्टूबर से पहले 36(4) अवेलेबल नहीं था, वहां तक आपकी हमें सेक्शन 16 की कंडीशंस को कंप्लाई करना जरूरी था, और 9 अक्टूबर के बाद रूल 36(4) आया। 36(4) आया पर स्टेचुटरली बैकिंग नहीं थी। वो बैकिंग 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट हुई, और इस वजह से देखिएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये, और इस पुराने पीरियड के लिए जो अभी तक केसेस बुक हुए हैं डीएसटीआर 2A 2B और आईटीसी 3B में जो डिफरेंस के, उनमें कुछ लिटिगेशंस के स्कोप हैं, कुछ जगह असेसीज को बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज ये लॉ में अवेलेबल नहीं था ये सेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें बेनिफिट मिल सकता है, पर ये जो रूल जहां से 9 अक्टूबर से आया है 36(4), वहां पर अगर कोई रिलीफ की बात हो तो वो शायद मुझे लगता है कि
ऊपर अथॉरिटीज पे जाकर ही मिलेगा, ग्राउंड लेवल पर ये अवेलेबल शायद नहीं होगा। इस पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करें तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है भारत एल्यूमिनियम बाल्को के केस में, जिन्होंने जिसमें स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि रिकवरी कैन नॉट बी इनिशिएटेड 3A 2A और 3B के डिफरेंस की वजह से। उन्होंने ये कंडीशन, वो अपना जो जजमेंट दिया है, स्टे ऑर्डर दिया है, वो मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे, जो उसके जस्ट नीचे कोटेड है। और इसमें भी ये डिस्कशन हुए थे थ्रू आउट इस जजमेंट में कि अगर सप्लायर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसकी सजा डायरेक्टली रेसिपिएंट को नहीं दी जा सकती। ऐसा जीएसटी काउंसिल ने अपने एक प्रेस रिलीज में भी लिखा है, और इसके बहुत सारे जजमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो इसी बेसिस पे हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बाल्को के केस में एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है रिकवरी इनिशिएट करने के लिए। सेकंड, जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, वही प्रेस रिलीज का इसमें डिस्कशन हुआ था। और इसमें लिखा गया था कि कोई डायरेक्ट एक्शन रिसीवर के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं किया जाएगा। अगर रिसीवर ये सेटिस्फाई करता है कि उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, और डायरेक्टली रिकवरी उसके तरफ हो रही है, जबकि सप्लायर को कोई कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस पे फिर मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर को ही उन्होंने खारिज कर दिया, हटा दिया था, इनवैलिड घोषित कर दिया था, इस पूरी कार्यवाही को इनवैलिड घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी डिपार्टमेंट को जो रिकवरी है वो उन सप्लायर से करनी चाहिए, ना कि रिसीवर की करनी चाहिए। फिर हाल ही में एक एयरटेल के केस में एक अच्छा जजमेंट आया था जो सुप्रीम कोर्ट से आया था, जिसमें दो एयरटेल हार गया था केस, उसमें वो रिफंड के लिए गया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन रिकॉर्ड उस जजमेंट में मेंशन किया है। उन्होंने लिखा है कि जीएसटीआर 2A एक सजेस्टिव डॉक्यूमेंट है, और यहाँ आईटीसी के लिए हमें रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना जरूरी है, ना कि 2A। पर यहाँ पर ये केस लॉ में डिस्कस करते टाइम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस पीरियड के लिए डिस्कशन किया, वो पीरियड 16 टू डबल ए से पहले का पीरियड है। तो अब जब 16 2A आ चुका है, तब पता नहीं ये जजमेंट कितना इफेक्टिव होगा, इसे टेस्ट करना पड़ेगा। पर हाँ, ये तय है कि पुराने पीरियड के लिए ये जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना है कि 2A एक सजेस्टिव डॉक्यूमेंट है, और आईटीसी लेने के लिए रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट क्रूशियल है, ना कि केवल 2A पे देखना। तो ये था सेक्शन 16, जिसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईटीसी के लिए, और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस को अपडेट हुआ। अब हम आ गए हैं सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में, जो कि डिपार्टमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर देता है कि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स को डायरेक्टली रिकवरी कर सके। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जीएसटी लॉ में बोला गया है कि ऐसा टैक्स जो आपने सेक्शन 39 में अपने रिटर्न में डाला है। सेक्शन 39 में रिटर्न में जो डाला है, उसका मतलब है सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B की बात होती है, उस पे रिलेटेड। तो मैं ये अमेंडमेंट आपको बताऊं, उससे पहले इसका एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। एमपी हाई कोर्ट में एक बिल्डर के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ था, एक पिटीशन फाइल हुई थी, रिट पिटीशन, जिसमें ये डिस्कशन हुआ कि क्या जीएसटी, इसमें क्या हो रहा था, देखिए फैक्ट बताऊंगा आपको। इसमें बिल्डर क्या कर रहा था, जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा था, 3B फाइल कर ही नहीं रहा था। तो डिपार्टमेंट को दिखा कि अरे ये बंदा अपना R1 फाइल करे जा रहा है, 3B फाइल नहीं कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, अज्यूम किया कि ये तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसका, तो हम क्यों ना उसकी रिकवरी करें डायरेक्टली, हमको शो कॉज देने की जरूरत थोड़ी है 73 74 में, हम डायरेक्ट रिकवरी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रहा है अपना टैक्स जीएसटीआर 1 में। तब उन्होंने डायरेक्ट रिकवरी इनिशिएट की, पर असेसी ने उसे चैलेंज किया। असेसी हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट में बोला कि देखिए सेक्शन 59 पढ़िए। सेक्शन 59 ये कहता है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो टैक्स होगा जो मैंने सेक्शन 39 के तहत दिखाया है। और सेक्शन 39 क्या है, सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B से रिलेटेड है, नॉट जीएसटीआर R1। अब इस चक्कर में इस फ्लॉ की वजह से, even though department was right, but because of this flaw the decision was
in favor of the petitioner, that is this builder. सो अब इस फ्लॉ को देखते हुए एक अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन में, और उसमें लिखा गया है एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स इस सेक्शन के लिए वो भी माना जाएगा जो सेक्शन 37 में आपने डिक्लेयर किया। सेक्शन 37 में आपको बताना चाहूंगा GSTR 1 फाइलिंग का सेक्शन है। तो अब बहुत क्लियरली उन्हें इसमें कवर करने की कोशिश की गई कि अगर आप GSTR 1 में कोई भी टैक्स दिखा रहे हैं तो वो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाएगा, स्पेशली 7512 के लिए, यानी कि डायरेक्ट रिकवरी आपसे की जाएगी। और अगर आप 7512 की वर्डिंग्स भी देखें तो देखिए लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 73-74, यानी ओवरराइडिंग इंपैक्ट दिया है। आपको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, इट इज एज गुड एज एन अरियर्स जो आप डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। सेक्शन 73-74 का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर्पस के लिए, डायरेक्ट रिकवरी के पर्पस के लिए हमें सिर्फ GSTR 1 को देखकर भी आप रिकवरी इनिशिएट कर सकते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी में किसी भी रिटर्न को रिवाइज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हर पल अगर कुछ हो सकता है तो एडजस्टमेंट ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो आप अज्यूम करिए कि किसी पर्सन ने गलती से अपने GSTR 1 में ज्यादा लाइबिलिटी दिखा दी और GSTR 3B में कम दिखा दी, तो क्या ऐसे डिफरेंसेस को भी डायरेक्टली रिकवरी की जा सकती है? आंसर इज यस, बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि अभी इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसमें लिखा है कि सेक्शन 37 में जो आउटवर्ड सप्लाई आपने डिक्लेयर की है उसे भी सेल्फ असेस टैक्स माना जाएगा। और अगर सेल्फ असेस टैक्स माना जाएगा तो जो डिफरेंस आएगा, लेट से GSTR 1 में आपने 1 लाख रुपए दिखाए और आपने GSTR 3B में केवल 25,000 रुपए का टैक्स पे किया है, तो जो बचा हुआ डिफरेंस रहेगा GSTR 1 और 3B का, उसकी डायरेक्ट रिकवरी आप इनिशिएट की जा सकेगी, 73-74 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप जानते हैं कि GSTR 1 और 3B में डिफरेंसेस अक्सर क्लरिकल एरर की वजह से भी आते हैं। कई बार अकाउंटेंट्स वगैरह गलती कर देते हैं या जूनियर फाइलर्स गलती कर देते हैं। ऐसे केसेस के लिए हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की गई है जो कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022 7 जनवरी 2022 को आई है, जिसमें ये जिसके पैरा 3.3 में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है। वो कहती है कि जब भी ऐसा होगा कि GSTR 1 और 3B में डिफरेंस मिलेगा तो प्रॉपर ऑफिसर एक कम्युनिकेशन भेजेगा प्रॉपर डिन नंबर डालकर उस पर्टिकुलर पर्सन को, और उसको बोलेगा, एक टाइम पीरियड अलाउ करेगा कि इसका रीजन जो है वो आप एक्सप्लेन कीजिए, जो आपने नहीं पे किया या आपने शॉर्ट पे किया है। और अगर वो पर्सन प्रॉपरली इस डिफरेंस को जस्टिफाई कर देता है तब कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जाएगी। अगर समय देने के बाद, अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर वो पर्सन इस डिफरेंस को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाता है तब रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। तो इन समराइज, कुल मिलाकर रिकवरी प्रोसीडिंग्स का मतलब भी उन्होंने लिखा कि जब इस एक्शन को थोड़ा सा केयरफुली इनिशिएट करना है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट में बैंक अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं और कई सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं। आपके क्रेडिट लेजर्स को ब्लॉक किया जा सकता है, कैश लेजर से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो वो करने से पहले इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी उसे देनी पड़ेगी ताकि वो जस्टिफाई कर सके कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। देन आया सेक्शन 83(1) में अमेंडमेंट। सेक्शन 83(1) इज एन सेक्शन रिलेटिंग टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर। सॉरी। तो अटैचमेंट से रिलेटेड क्या कानून में चेंजेस आए और क्या जरूरत थी इसे चेंज लाने की। तो अब सेक्शन 83(1) जो कि अटैचमेंट से रिलेटेड है कि जब भी रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो तो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सके। मैंने ना दोनों प्रोविजंस आपको आमने सामने लिख दिए ताकि आपको वह हेल्प मिल सके। प्रीवियसली इसकी वर्डिंग्स थी कि वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, यानी कि किसी प्रोसीडिंग के दौरान आपको लगे कि ये करना जरूरी है तो आप कर सकते थे। तो अब इसी वर्डिंग्स को लेकर ना ये अगेन हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जब
किसी एक अथॉरिटी ने क्या किया कि केस बुक किया और इमीडिएटली उन्होंने अटैच कर दी प्रॉपर्टी, क्योंकि उनको रिस्क लगा कि शायद ये पर्सन भाग जाएगा या डुबियस है, इस पे रिकवरी करनी चाहिए, तो इनिशिएट करते के सारी कर दिए। तो इसमें फिर कोर्ट का व्यू आया कि यार यार, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आपने कुछ तथ्यों को देखा और फैक्ट को एग्जामिन किया और उसके बाद आप ये कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि अटैचमेंट करनी चाहिए, तब आप करेंगे। ऐसा नहीं होगा। पेंडेंसी का मतलब आपको यही निकालना पड़ेगा। तो फिर डिपार्टमेंट को लगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा फ्लॉ है कि जो अगर मेरे को आंखों देखा अगर दिख रहा है कि मुझे रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अटैचमेंट करना है, लेकिन ये वर्डिंग्स की वजह से मैं अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इस प्रोविजंस को भी सब्स्टिट्यूट किया गया और ड्यूरिंग द पेंडेंसी की जगह आफ्टर द इनिशिएशन लिखा है। इसका मतलब कि आपने प्रोसीडिंग खोली और इमीडिएटली आप उसकी प्रॉपर्टी को अगर लगता है तो अटैच किया जा सकता है। कौन ये पावर्स एक्सरसाइज करता है? कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इट इज नेसेसरी टू डू। तो वो प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, बैंक अकाउंट को। और अब एक और विशेष चीज इस सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजन में आ गई है, वो है एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A और 122 है, ये भी इसमें कवर कर लिया गया है। पहले ये जो एक्शन था वो केवल टैक्सेबल पर्सन के लिए था, पर आप जानते हैं कि जब भी ये सब कोई जो फॉल्सिफिकेशन वाले काम होते हैं उसमें कई बार कोई एक्सटर्नल पार्टीज भी जो रहती है वो इन्वॉल्व रहती है, जो कि मिडिल मैन का काम करती है और जो उसमें इक्वली बेनिफिशियल रहती है। तो लॉ ने अब उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का प्रावधान ला दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। और अगर सॉरी, अगर प्रोसीडिंग के दौरान ऐसा लगता है कि वो कोई और थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है अदर देन टैक्सेबल पर्सन, तो उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जा सकता है और उन्हें भी इस प्रोविजन में कवर किया जा सकता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई कि पेंडेंसी की जगह इनिशिएशन आ गया और टैक्सेबल पर्सन की जगह अब इसमें और जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होंगे इस क्राइम में या इस ऑफेंस में, उन्हें भी कवर किया जा सकेगा। जस्ट मिनट। पर मैं आपसे एक दो पॉइंट इससे रिलेटेड डिस्कस करना चाहूंगा, अटैचमेंट से रिलेटेड। अटैचमेंट को अटैचमेंट के जो प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिस्कस होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में राधा कृष्णन इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है कि ये बहुत ड्रैकोनियन प्रोविजन है और इसका इस्तेमाल केवल कमिश्नर साहब ही कर सकते हैं। और उन्हें जब ये लगे कि अटैचमेंट करना चाहिए तो उसका रीजन और किस ग्राउंड पे वो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। अ, तब जाकर ही वो उसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये मतलब प्रॉपर कार्रवाई नहीं कहलाएगी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये हुई है कि पहले अटैचमेंट का प्रोविजन जो थे वो सर्च सीजर के केसेस, इंस्पेक्शन के केसेस को कवर नहीं करते थे, पर अब उन्हें भी कवर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें पहले 62, 63, 64, 67, 73, 74 केवल कवर कर किया था, पर अब जो अमेंडेड प्रोविजंस है वो असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, डिमांड, रिकवरी, सारे प्रोविजंस को कवर कर रहे हैं। यानी इन सारे केसेस के लिए भी अटैचमेंट के प्रोविजंस लगा सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू ये जो इंपॉर्टेंट चेक्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किए हुए हैं, इन चेक्स का हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास रीजन टू बी रिकॉर्डेड होना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत आई और उसका रीजन क्या था जो हमने ये अटैचमेंट के प्रोविजन को इन्वोक किया है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 1076, यानी कि अपील टू अपीलेट अथॉरिटी में जो फर्स्ट अपील में हमें जीएसटी में अलाउड है, उसमें एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया है जो कि स्पेसिफिकली 129 के केसेस के लिए है। आप जानते हैं कि सेक्शन 1076 बी जो है वो
परमिट करता है कि किसी भी पर्सन जो अग्रीव्ड है किसी भी एडजुडिकेटिंग ऑर्डर के से, वो 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट फाइल पे करके, प्री डिपॉजिट करके अपील फाइल कर सकता है। इसी में ही एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया, और सेक्शन 129(3) के केसेस के लिए, यानी कि ई वे बिल डिटेंशन विटेंशन के केसेस के लिए इसे 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया, 25% ऑफ द पेनल्टी। इसका मतलब अ, अब किसी भी ई वे बिल का अगर केस के अगेंस्ट में अपील फाइल की जाएगी, तो 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट को प्री डिपॉजिट करना कंपलसरी रहेगा, जो उनके एमओवी 9 के ऑर्डर में लिखा रहेगा। और वो अब केवल पेनल्टी है जो कि उन्हें पे करके ही अपील वो फाइल कर सकते हैं। इससे पहले ना सेक्शन 129 टैक्स और पेनल्टी दोनों लेवी करता था, पर इसी फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आकर वो टैक्स और पेनल्टी दोनों को क्लब करके सिर्फ पेनल्टी कर दिया गया है, सेम अमाउंट की। और जब भी किसी एग्रीव्ड पर्सन को अपील फाइल करनी होगी, तो 25% पेनल्टी वो पे कर कर जो भी ऑर्डर में लेविड होगी, वो अपील प्रेफर कर पाएगा सेक्शन 106 सबसेक्शन 6 में। पर एक सवाल अक्सर आएगा कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये एप्लीकेबल तो 1 जनवरी 2022 से हुआ है, अभी अभी। तो मान लीजिए कि ऐसे केसेस जो कि बने हैं 31 दिसंबर तक, पर उनकी अपील 1 जनवरी 2022 के बाद फाइल होगी, तो उसमें क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? ये जो अमेंडेड प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे, या जो प्रोविजंस पहले प्रिवेल करते थे 31 दिसंबर से पहले, वो प्रिवेल होंगे? आपका क्या व्यू है इसमें? क्या लगता है आपको कि इस पे क्या हो सकता है? जी, सर इसके गाइडेंस के लिए हमारे पास मतलब सारे ही जो इम्पोर्टेंट सेक्शन के गाइडेंस के लिए एक बहुत लैंडमार्क एक जजमेंट है हमारे पास, मेमन अब्दुल करीम हाजी तैयब वर्सेस डिप्टी कस्टोडियन जनरल, जो 19 फरवरी 1964 का पास आउट एक 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जो कि एक बहुत लैंडमार्क है, जो अक्सर यूज किया जाता है ऐसे केसेस को डील करने के लिए। और उन्होंने इस जजमेंट में लिखा कि अमेंडमेंट दो तरीके के होंगे। अगर अमेंडमेंट प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, तो उसे रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया जाएगा, यानी कि उसके पीछे भी जो वो चीजें हुई है उसे भी उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। पर अगर अमेंडमेंट सब्सटेंटिव अमेंडमेंट है, तो वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही कहलाएगा, रिट्रोस्पेक्टिवली कभी नहीं हो सकता। अब अब सवाल ये आएगा कि सर ये अमेंडमेंट प्रोसीजरल कहलाएगा या सब्सटेंटिव कहलाएगा? तो इसमें भी लॉ ये कहता है कि सब्सटेंटिव अमेंडमेंट का मतलब जो कानून की मुख्य धाराएं रहती हैं, और प्रोसीजरल प्रोसीजरल लॉ का मतलब वो धाराएं जो उस कानून का इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती है, राइट? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 25% वाला जो पेनल्टी है, हमें इसे कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो प्रोसीजरल पार्ट में ही कंसीडर करना पड़ेगा, और इस पे 25% पेनल्टी मिनिमम रिक्वायरमेंट पे करनी पड़ेगी आगे जो भी अपील फाइल होगी। और जो भी केसेस इसके बाद अपील में जाएंगे उन्हें 25% मिनिमम पेनल्टी पे करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन दिस अमेंडमेंट। तो आई होप ये पॉइंट मैंने शायद आपको क्लियर किया कि अगर अमेंडमेंट प्रोसीजरल है तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली भी एप्लीकेबल होता है, पर अगर वो सब्सटेंटिव है, जिससे कोई बेनिफिट लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, या कोई नई लेवी आ रही है, या कोई बेनिफिट विड्रॉ किया जा रहा है, तो उस पे वो सब्सटेंटिव कहलाएगा, और वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव की डेट से ही एप्लीकेबल होगा। ये इस बहुत लैंडमार्क जजमेंट में डिसाइड किया गया था। अब हम आते हैं सेक्शन 129 पे। ये ई वे बिल से रिलेटेड है, डिटेंशन और सीजर से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है इस पूरे सेक्शन में। इससे जुड़े एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स भी आए हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस भी करूंगा। आइए आप देखते हैं ई वे बिल से रिलेटेड सेक्शन है 129(1) डिटेंशन और सीजर। 129(1) डिटेंशन और सीजन में क्या हुआ है, पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ ये क्या चेंजेस हुआ है। पहले जब भी कोई डिटेंशन होता था व्हीकल का नॉन कंप्लायंस के लिए ई वे बिल के,
तो उसमें 100% टैक्स और 100% पेनल्टी लेवी की जाती थी, यानी 200% तक का उस पर कलेक्शन किया जाता था। फिर सोचिए कि गाड़ी रास्ते में पकड़ाई और वो उससे 200% यानी कि 100% टैक्स और 100% पेनल्टी ले ली जाती थी। पर अब जैसे समझ लीजिए कि मेरी ही गाड़ी थी, मैंने वहां आपको रास्ते में जो पकड़ाया, मैंने नॉन कंप्लायंस हुआ, 200% आपको पटा दिया, 100% टैक्स, 100% पेनल्टी। फिर जब मैं जीएसटी और 3B फाइल करता था और R1 फाइल करता था, वहां पर 100% टैक्स और पे करता था, और लेवी होता था। तो कुल मिलाकर मुझे उसका बर्डन आता था 300%, जिसमें टैक्स 2 बार पे होता था 200% और 1 बार पेनल्टी पे होती थी। तो आपको यही पढ़कर थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि टैक्स 2 बार पे करना पड़ रहा है 200% और पेनल्टी 100%? अगर आप लॉ देखेंगे पूरे इनकम टैक्स या जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप टैक्स कभी भी एक बार ही कलेक्ट कर सकते हैं, पेनल्टी भले आप कितने भी टाइम्स कलेक्ट कर ले, 200%, 500%, 1000% कितनी भी लगा सकते हैं। पर किसी भी कानून के तहत अगर आपको कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो वो एक ही बार किया जा सकता है, 100% ही किया जा सकता है। और इसी फ्लॉ को शायद रिकॉग्नाइज किया लॉ कमिटी ने और इसमें चेंजेस किए गए हैं। वैसे भी देखिए, कभी भी किसी प्रोविजन में, किसी भी लॉ में अगर टैक्स लेवी किया जाता है, तो वो लेवी वाले सेक्शन से ही आता है। आप उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं बना सकते। और 129(1) बोलता है कि 100% टैक्स लेना है आपको एडिशनली। तो यहाँ से कोई लेवी नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, आपने डायरेक्टली एप्लीकेबल कर दिया। इस फ्लॉ को आइडेंटिफाई किया ड्राफ्टिंग कमिटी ने, या जो भी जिसने भी पॉइंट आउट किया, और उन्होंने यहां से ये टैक्स शब्द को वापस लिया और उन्होंने ये 100% टैक्स और 100% पेनल्टी को 200% पेनल्टी कर दिया, सीधा सीधा। तो अब 129(1) में जब भी गाड़ी का नॉन कंप्लायंस होगा और पकड़ाएगी, तो आपको 200% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी रादर देन 100% टैक्स और 100% पेनल्टी को। और प्रोविजन ये थे कि एग्जम्प्टेड कमोडिटी में होगा तो आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स या 25,000 रुपए, विच एवर इज लेस, जब ओनर सामने आएगा तब पटाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ जो 129(1) में 200% की पेनल्टी लगा दी गई टैक्स और पेनल्टी की जगह। वैसे ही पॉइंट नंबर बी में चेंजेस हुआ, जहां ओनर नहीं आता था, कोई और आकर वो गाड़ी छुड़वाता था, तो उसमें भी पहले वही 100% टैक्स और पेनल्टी की बात होती थी, अब उसे भी चेंज करके पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 2% ऑफ द टैक्स पेबल विच एवर इज हायर के बेसिस पे लगाया गया। तो यहां पर भी वही कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस करके सब चीज को पेनल्टी कर दिया गया, टैक्स वाले शब्द को वहां से हटा ही दिया गया है। फिर एक इंपॉर्टेंट चेंज, सबसेक्शन 2 को वहां से उड़ा दिया गया है ई वे बिल वाले सेक्शन में। सबसेक्शन 2 क्या था मैं आपको बता दूं। सबसेक्शन 2 बोलता था द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 67 शेल मोटेटिस मोटेंडिस अप्लाई फॉर द डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। अब सबसेक्शन 6 क्या बात करता था, जरा आप इस लाइन के इस तरफ देखिए। वो ये बोलता था कि अगर आप चाहें तो अपने माल को एक बॉन्ड और सिक्योरिटी देकर छुड़वा सकते हैं जब भी ई वे बिल के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट कोई केस बुक होता है। तो अब ये फैसिलिटी विड्रॉ कर ली गई है। इसका मतलब, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब भी आपके अगेंस्ट 129(2) का केस बुक होगा, तो आपके पास बॉन्ड फर्निश कर कर, सिक्योरिटी फर्निश कर कर अपने माल को रिलीज कराने वाला ऑप्शन जा चुका है। आपको कैश में ही इस पेनल्टी को पे कर कर अपने माल को रिलीज कराना पड़ेगा। आप बॉन्ड फर्निश नहीं कर पाएंगे, जो पहले ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल था। आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 3 जो पहले बिना किसी टाइम लिमिट के था, अब उसमें टाइम लिमिट डाल दी गई है। वो लिखा गया है कि जब भी कोई ऑफिसर गाड़ी को डिटेन करेगा, सीज करेगा, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसे नोटिस जारी करना जरूरी है। 7 दिन के अंदर MOV 7 एक नोटिस जारी होगा, और MOV 7 यानी कि नोटिस जारी करने के 7 दिन के अंदर अंदर उसमें ऑर्डर जारी करना जरूरी है, जो कि MOV 9 में होता है। ये टाइम लिमिट पहले अवेलेबल नहीं थी लॉ में, अब उन्होंने टाइम लिमिट डाल दी, 7 दिन नोटिस जारी करने के लिए, और नोटिस जारी करने से 7 दिन ऑर्डर पास करने के लिए। ये टाइम लिमिट उसमें जो पहले नहीं थी वो अब इसमें डाल दी गई है सेक्शन 129 में।
ये कुछ खास नहीं है, बस इसमें वही टैक्स वाले वर्ड को हटाकर सिर्फ पेनल्टी कर दिया गया है और बोला गया है कि कोई भी एक्शन जो लिया जाएगा वो आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि एक मौका देने के बाद ही वो हो पाएगा। फिर सबसेक्शन सिक्स सिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है और ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज रहेगी। ये किया गया है कि सबसेक्शन सिक्स जो पहले बोलता था कि क्या होगा अगर कोई बंदा अपने जो पेनल्टी या टैक्स को नहीं पे करेगा तो क्या होगा। तो कानून पहले उसको एक सेक्शन 130 से लिंक करता था और बोलता था कि हम उस माल को अपने कब्जे में लेंगे, फिर उसका ऑप्शन करेंगे और वो सब चीजों को। तो सेक्शन 130 में ना बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाई थी, उस कॉन्फेसिकेशन वाली कार्रवाई को वहां से हटा दिया गया, उड़ा दिया गया है और सेक्शन 129 को डीलिंक कर दिया गया 130 से और स्पेसिफिक पावर दे दी गई है ऑफिसर को कि अगर 15 दिन के अंदर कोई भी माल छुड़वाता नहीं है, गुड्स या कन्वेंस को रिलीज नहीं करवाता है, तो जो डिटेन्ड और सीज्ड गुड्स और कन्वेंस है उसे ऑफिसर बेच सकता है, सोल्ड कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब टू रिकवर द पेनल्टी लेविड अंडर सबसेक्शन 3। अब इसके लिए डिटेल रूल्स बनाए गए हैं क्योंकि ये एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का आ गया, तो कब और कैसे करना है इसके लिए रूल है जो इसके बाद अपन देखने वाले। तो ये जो पहले 130 में जाने की बात करता था कन्फेसिकेशन, 130 थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन हुआ होता था, फीस और मार्केट फी, अब उससे हटाकर उन्होंने क्लियरली आपको पावर दे दी है कि जब भी ऐसा हो कि कोई बंदा 15 दिन के अंदर, ऑर्डर पास होने के 15 दिन के अंदर अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, कोई ऑर्डर पास होने के अंदर वो पेनल्टी पे नहीं कर रहा है, तो उन ऑर्डर को, उस गुड्स या कन्वेंस को बेच दिया जा सकता है। अब इसके पीछे भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी देखिए, ये देखने को मिला कि कई बार 129(6) की कार्रवाई होने के बाद महीनों महीनों गाड़ियां खड़ी है, गुड्स पड़ा है, जीएसटी ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी है या कहीं दूसरी जगह स्टोर है, पर कोई भी बंदा आगे आकर इनिशिएटिव लेकर उसको छुड़वा ही नहीं रहा है, रिलीज नहीं करा रहा है। तो अब ये सब चीजें नहीं चलेगी लॉन्ग टाइम, बिकॉज एवरीथिंग एज अ कॉस्ट। अगर आप उसे स्टोर किया जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रहा है, लंबे समय तक उसे रोक करा जा रहा है तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रहा है। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक स्पेशल पावर दे दी गई है कि अगर ऑर्डर पास होने के 15 दिन के अंदर कोई बंदा उसे छुड़वाता नहीं है तो अब ये गुड्स बेच दिया जा सकता है, इस कन्वेंस को बेच दिया जा सकता है, सोल्ड किया जा सकता है एज पर द जो प्रेस्क्राइब्ड मोड रहेगा उस तरीके से। फर्दर एक और प्रोविजो यहाँ पर लाया गया है स्पेसिफिकली, ये पहले नहीं हुआ करता था पर अब डाल दिया गया है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि बेचारा जो ट्रक वाला रहता है या ट्रांसपोर्टर रहता है, कई बार उसकी गलती नहीं रहती और वो बेचारा फंसा रहता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है गाड़ी छुड़वाने का। तो अब एक पावर उसको दे दी गई है कि अगर कन्वेंस वाला चाहे तो कन्वेंस, ट्रांसपोर्टर चाहे तो कन्वेंस को छुड़वा सकता है, क्या कर कर, ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी या 1 लाख रुपए विच एवर इज लेस। यानी कि वो अपनी गाड़ी रिलीज करा सकता है, 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करे, वो अपनी गाड़ी छुड़वा के ले जा सकता है, या वो सब सेक्शन 3 की पेनल्टी पे करे, दोनों में से जो कम है वो पे करके वो एटलीस्ट अपनी गाड़ी रिलीज करा सकता है। उसके लिए ये प्रोविजो इंसर्ट किया गया है जो पहले पावर उसके पास नहीं थी। फर्दर ये जो आपने ऊपर देखा ना कि 15 दिन के अंदर अंदर उसे पेमेंट करना है और उसके बाद बेचा जा सकता है, इसमें एक प्रोविजो डाला गया है जो ये बोलता है कि ये जो 15 दिन का पीरियड है ये और फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है कि अगर उसके अंदर जो माल है, जो गुड स्टोर है, वो ऐसे हैं कि हजार्डियस नेचर्स के हैं, पेरिशेबल है, जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, तो ये 15 दिन का समय कम कर कर 7 दिन भी किया जा सकता है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंज है जो कि 120 190 129(6) में किए गए हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे ये जो नया रूल 1 जनवरी से एप्लीकेबल किया गया, जो मैं अभी अभी अपन देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि अगर 15 दिन के अंदर कोई अपना माल रिलीज कराने, कन्वेंस करवाने नहीं आया तो आप कैसे उस माल को सेल करेंगे, उसके लिए ये रूल 144A बना है जो आपको ये बताएगा कि कैसे आपको पेनल्टी रिकवर करनी है गुड्स को बेचकर और कन्वेंस को बेचकर जो आपने डिटेन और सीज किया है। यह है रूल रूल 144A।
अब रूल 144 ए क्या बोलता है? रूल 144 ए बोलता है कि अगर कोई पर्सन फेल कर जाता है पेनल्टी देने में 129(1) में 15 दिन के अंदर ऑर्डर मिलने के अंदर, तो आप सेल गुड्स को सेल कर सकते हैं। कन्वेंस कन्वेंस और गुड्स को अपन डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फिर प्रोविजन बोलता है कि ये 15 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर गुड्स और जो गुड्स जो है वो पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर के है, ये 15 दिन का टाइम भी प्रॉपर ऑफिसर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। वो 15 दिन का टाइम भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर वो गुड्स हजार्डियस और पेरिशेबल नेचर का है। फिर रूल 144 ये बोलता है कि ये जो गुड्स बेचा जाएगा वो ऑक्शन की प्रोसेस से बेचा जाएगा, इंक्लूडिंग ई ऑक्शन के लिए। इसके लिए आपको जीएसटीआर 10 में एक नोटिस जारी करना जरूरी है। डीआरसी 10 में एक नोटिस जारी करना जरूरी है। फिर एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया है जो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन पेनल्टी पे कर दे और जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आया है सेफ कस्टडी का उस गुड्स और कन्वेंस को हैंडल करने के लिए डीआरसी 10 की नोटिस जारी करने से पहले, तो ये जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा रही थी वो वहीं पर कैंसिल कर दी जाएगी ऑक्शन की। यानी ऑक्शन के नोटिस जारी करने से पहले भी अगर कोई बंदा आ जाता है, अपना टैक्स पटा देता है और सेफ कस्टडी और हैंडलिंग के चार्जेस भी पे कर देता है, तो ये जो प्रोसीडिंग ई ऑक्शन की इनिशिएट की जा रही थी वो रोक दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। फिर वो बोलता है कि जब भी ऑक्शन का नोटिस दिया जाएगा तो उसमें 15 दिन का समय दिया जाएगा, कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये 15 दिन का समय दिया जाएगा कि वो बिड या ऑक्शन कर सकते हैं उस चीज के लिए, जो भी आपका गुड्स और कन्वेंस के लिए। फिर प्रोविजो बोलता है कि 15 दिन का समय भी रिड्यूस किया जा सकता है कि अगर वो गुड्स हजार्डियस और पेरिशेबल नेचर के, तो ये 15 दिन का टाइम भी एक रिड्यूस किया जाएगा। फिर ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफिसर जो है वो एक डिपॉजिट अमाउंट की घोषणा करेगा। वो डिपॉजिट भरने पर ही कोई पर्सन एलिजिबल होगा, तभी तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। और एक बार जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अनसक्सेसफुल बिडर्स को वो जो डिपॉजिट होगा वो वापस कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि कोई बिडर जो बाकी पैसा वापस नहीं कर पाया, अगर उसने बिड किया था लेकिन वो सक्सेसफुल रही और उसने बचा हुआ पैसा नहीं दे पाया, तो उसका ये डिपॉजिट जो है वो फोरफिट कर लिया जाएगा। एक बार सक्सेसफुल बिडर को डीआरसी 11 जारी किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा 15 दिन के अंदर अंदर, और उसे 15 दिन के अंदर वो पेमेंट करना होगा। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट, इस 15 दिन के टाइम को भी वो कम करके, अगर हजार्डियस और पेरिशेबल नेचर का होगा तो 7 दिन का या और कम कर सकता है। वो पर्सन जैसे ही पे कर देता है तो ऑफिसर उसे एक डीआरसी 12 एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, जो कि उसे एक एज अ ओनरशिप ट्रांसफर करने के तौर पर एक इंडिकेट करेगा कि ये ओनरशिप आज से डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर उस पर्सन की हो गई है। वो डीआरसी 12 का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फिर इसमें एक सब रूल 8 है जो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन अपील फाइल कर देता है इसकी, तब तक ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टे मानी जाएगी। स्टे मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं तो ये रिकवरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है अगर वो अपील फाइल नहीं करता है तो। फर्दर ये जो सब रूल 8 है ये बोलता है कि पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको समराइज करूं, तो अगर कोई पर्सन 15 दिन के अंदर या तो पैसे पे कर दे, अगर पैसे नहीं पे कर रहा है तो 15 दिन के अंदर अपील फाइल कर दे तो ही बच सकता है। अगर अपील फाइल नहीं की उसने तो 144 ए लगाकर, रूल 144 ए लगाकर उसके सामान की, उसके कन्वेंस की नीलामी की जा सकती है, ऑक्शन की जा सकती है। अगर वो 15 दिन के अंदर अपील फाइल कर देता है तो बच सकता है, अदरवाइज ये नीलामी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर नीलामी की अगर वो अपील फाइल कर भी देता है और अपील फाइल कर भी देता है, लेकिन अगर उसके जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर के होंगे और हजार्डियस नेचर के होंगे, तो ये स्टे एप्लीकेबल नहीं है। तब आपको ये जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट करनी ही करनी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर किसको बोलेंगे, क्योंकि बार बार इस टर्म का रेफरेंस आया, वो 15 दिन के टाइम को कम किया जा सकता है।
तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन नंबर 27 इशू किया गया है 13 जून 2018 को, जिसमें एक पूरी लिस्ट दी गई हुई है कि किन किन गुड्स को पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर का माना जाएगा, और अगर वो गुड्स इस लिस्ट के कैटेगरी में कवर होगा तो आप ये जो शॉर्टर पीरियड का जो टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन है, वो उसमें कंसीडर कर सकते हैं 144A में। तो ये था रूल 144 ए, जो कि रिकवरी के लिए ही स्पेसिफिक बनाया हुआ है। मैं आपको जस्ट 129 और 144 ए को समराइज करूं। 129 ई वे बिल से रिलेटेड कानून है, उसमें पहले 200% 100% टैक्स और 100% पेनल्टी लगाई जाती थी, अब सिर्फ 200% पेनल्टी लगाई जाएगी। उसमें पहले टाइम लिमिट नहीं था, अब स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट बोल दिया गया है कि 7 दिन के अंदर, डिटेंशन के 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करना है, नोटिस जारी करने के 7 दिन के अंदर ऑर्डर जारी करना है, ऑर्डर जारी होने के 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है, 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आता है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना है। रिकवरी प्रोसीडिंग रूल 144 ए में इनिशिएट की जाएगी। उसमें आपको डीआरसी 10 एक ई ऑक्शन के लिए नोटिस देना पड़ेगा। अगर तब भी नोटिस जारी करने से पहले कोई पर्सन आकर अपने सारे पेनल्टी पे कर देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे देता है, तो वो प्रोसीडिंग्स विड्रॉ कर ली जाएगी। अगर 15 दिन के अंदर ही कोई अपील फाइल कर देता है तब भी ये प्रोसीडिंग स्टे मान ली जाएगी। पर इन सब चीजों के लिए अगर वो पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर्स के होंगे तो टाइम पीरियड 15 दिन से कम भी किया जा सकता है। और ये जो स्टे वाली प्रोसीडिंग्स है उसके लिए ये पेरिशेबल और हजार्डियस गुड्स ऑफ नेचर के कमोडिटीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब कि वहां ये प्रोसीडिंग स्टे नहीं होगी जहां पर पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर के गुड्स रहेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल 154, जो इसी से रिलेटेड है। अब मान लीजिए कि आपने ई ऑक्शन किया, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है? वो जो आपने गुड्स और कन्वेंस बेचकर जो पैसे आए, या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचकर आपके पास पैसे आए, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो इस रूल 154 में लिखा है। रूल 154 बोलता है कि जी जी सर। जी जी सर, ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने जो पूछी ना सर, ये अभी तक ना क्लैरिटी नहीं है कि ई ऑक्शन की प्रोसेस कैसे होगी और कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए। इसमें ना खाली ये लिखा है कि ई डीआरसी 10 इशू हो जाना चाहिए, और डीआरसी 10 इशू करने की भी टाइम लिमिट नहीं दी है सर अभी तक। मैं रूल को गौर से पढ़ रहा था कि ये डीआरसी 10 कब तक इशू करना चाहिए। बस इसमें लिखा है कि 144 ए की कार्रवाई हो जानी चाहिए प्रारंभ 15 दिन के अंदर, अगर सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो। अब देखिए ये, हाँ यस सर, यस सर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछे सर आपने, सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि उस केस में फिर ऑफिसर को खुद कॉल लेते रहना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ेगी। और जी जी जी, करेक्ट करेक्ट। यस यस, बिल्कुल सर। अभी मुझे लगता है सर कि ये जो नियम आए हैं ना, ये एकदम प्री मैच्योर है, एकदम नए नए है ना सर। तो ये चीज सोची ही नहीं गई है अभी तक प्रॉपरली। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सोचा जाएगा कि अरे ये इसका ऐसा होगा तो क्या किया जाएगा। इनफैक्ट तो वो सर मुझे लगता है कि धीरे आगे से इस पे क्लैरिटी आएगी, ये भी फिक्स किया जाएगा कि क्या स्टेप लेने हैं सेफ गार्ड के लिए, आप लोगों को भी वो सब चीजें फ्रीज की जाएगी सर, मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर। बट बट ये सर मुझे दिखता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग के साइड भी ये सारी चीजें आप लोगों को करना, या ड्यूटी आपके ऊपर आ जाएगी ना, तो ये बहुत थोड़ा थोड़ी सी टफ चैलेंजिंग हो जाएगी सर, ये भी ये ठीक करने। जी 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 सर। और मुझे लगता है या तो सर ये प्रोसेस को ही किसी एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर कर दे देना चाहिए, तो भी एक ठीक हो जाएगा, जो इसका काम ही खाली ये रहेगा, जो ऑप्शन करे खाली इसका काम। यस यस यस। जी 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 जी। ओके सर। तो अब इसी से रिलेटेड 154 पे आए थे अपन, कि मान लीजिए कि 144 ए से जो पैसा आएगा उसका क्या होगा। तो रूल बोलता है कि सबसे पहले जो पैसा आएगा उससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब वो जो गुड्स और कन्वेंस की हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग का जो खर्चा, कभी इधर शिफ्ट कर कभी उधर शिफ्ट कर, ऑक्शन का खर्चा,
वो सारी चीजों को रिकवरी की जाएगी। सेकंड, फिर अगर उसके बाद कोई पैसा आएगा तो वो पेनल्टी के लिए कवर किया जाएगा 129(3) में। थर्ड, वो बोलता है कि अगर उस असेसी का कोई भी डिफॉल्ट होगा लॉ में, सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में और अपने उसमें, तो वो डिफॉल्ट उससे रिकवर किया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैसा बच गया, अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी होगी, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उतना पैसा को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर वो पार्टी अनरजिस्टर्ड पार्टी होगी, तो उसके बैंक अकाउंट में वो पैसे को जमा करा दिया जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर वो पैसे को कोई लेने नहीं आया, मतलब मान लीजिए कई बार ऐसे केसेस हुए कि स्मगलिंग वगलिंग वाला माल था, कोई पैसा लेने ही नहीं आया, अगर पैसा बच भी जाता है, तो लॉ बोलता है कि ऐसे पैसे को 6 महीने के अंदर अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है और बच जाता है पैसा 129 की पेनल्टी लगाने के बाद भी, तो उस पैसे को एक स्पेशल फंड बनाया जाएगा, उसमें डिपॉजिट कर दिया जाएगा और उसी में उसी उस प्रोसीड्स को उसमें डिपॉजिट करा दिया जाएगा। तो ये था रूल 154, जो ये बताता था कि 144 में आए हुए पैसे का इस्तेमाल किस ऑर्डर में और किस तरीके से आपको करना है। फिर हम आते हैं 151, 152। ये बहुत अच्छी दो पावर्स है जो ऑफिसर्स को दी गई है इस अमेंडमेंट में। 151 जो है वो जुरिडिक्शनल कमिश्नर को ये पावर दे रहा है। पहले एक्चुअली ये जो प्रोविजन थे ना, वो थोड़े से रेस्ट्रिक्टिवली पावर दे रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए और कुछ कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस के साथ थे, बहुत नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा या ऐसा कुछ। अब जो प्रोविजन इनेक्ट हुआ ना, वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत इजी है। ये बोलते हैं कि ऑफिसर, कमिश्नर या उसके द्वारा ऑथोराइज्ड ऑफिसर द्वारा डायरेक्ट और एनी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन वो कॉल कर सकते हैं, जो कि विद इन सच टाइम और इन सच फॉर्म इन सच मैनर, जो उनको लगता है किसी प्रोसीडिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके डिटेल्ड रूल्स वगैरह जो है ना, वो अभी तक बनाए नहीं गए हैं। पर और अभी तक मैंने देखा, रूल्स भी मैंने चेक किए, रूल्स में भी ऐसी कुछ चीज दिखी नहीं मुझे, लेकिन लगता है बहुत जल्दी आ जाएगी। एटलीस्ट ये रूल, अब एटलीस्ट ये सेक्शन अब नोटिफाई हो गया, तो इससे रिलेटेड रूल्स भी आ जाएंगे। अब इमेजिन करिए, मैं खुद एक बार स्ट्रगल कर रहा था, मुझे किसी सर से डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला यार मेरे को बैंक से कुछ डेटा मंगाना है, मुझे डाउट है कि इस बंदे का कुछ ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो मुझे बैंक से कुछ कंफर्मेशन चाहिए, मैं कौन से सेक्शन के तहत ले सकता हूँ। तो लिटरली वी वर वेरी स्ट्रगलिंग कि ऐसा कोई सेक्शन प्रॉपर मिल सके जो कि जिससे कि हम वो इंफॉर्मेशन कॉल कर सके। पर अब फिलहाल सेक्शन 151 आ गया आपके पास, जो ये क्लियरली बोल रहा है कि किसी भी पर्सन को हम कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं, इस एक्ट से जुड़ी हुई कोई भी मैटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई डाउट है, कोई बैंक अकाउंट से रिलेटेड हमको लगता है कि ये कोई फ्रॉड करने के काम आया, कोई समझ लीजिए कि फॉल्स रिफंड लेने के काम आया, कोई बैंक से, कोई और एडिशनल एजेंसी से हमको कोई डेटा मंगाना है, तो हम 151 का सहारा लेकर ये काम कर सकते हैं आगे से। पर लेट्स सी कि अब इससे रिलेटेड जो रूल आते हैं, वो डिटेल गाइडलाइन हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, कि क्या फॉर्म होंगे, कितने समय होंगे, क्या करना है, वो आगे अभी नोटिफाई होंगे, तो उससे और क्लैरिटी आएगी। फिर 152 सेक्शन है, इसी से रिलेटेड, इसकी जस्ट बाद है। 152 जो है, इसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें लगाई गई है कि 152 जो भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 150 और या 151 के तहत ली जाएगी, वो जिस पर्सन से भी वो इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उस पर्सन के कंसर्न के बिना या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के कंसर्न के बिना पब्लिश नहीं की जाएगी, और किसी भी असेसी या किसी भी प्रोसीडिंग्स में विदाउट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना उसे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत स्वाभाविक भी है। हर समय हम देखते हैं कि लॉ जब आपको कोई पावर देता है, तो उसके साथ एक सेफ गार्ड भी लगाता है। ये बोलता है कि ठीक है, आप ले रहे हो, और तो उसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो, तो जिसके अगेंस्ट वो इस्तेमाल करना है, उसे एक बार एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसा ऐसा वो का रेस्ट्रिक्शन जो है, वो सेक्शन 152 में दिया गया है। फिर मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट टैक्स रेट में जो चेंजेस आए हैं 1 जनवरी 2022 से, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। नोटिफिकेशन नंबर 11, नोटिफिकेशन नंबर 12 में दो इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो आपके साथ डिस्कशन करने हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 11, जो आप जानते हैं
कि विभिन्न तरीके की जो सर्विसेज पे जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होते हैं वो नोटिफिकेशन नंबर 11 में मेंशन रहते हैं, और इसी के सीरियल नंबर में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। तो सीरियल नंबर 3 में, जहां जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से रिलेटेड है, इसमें 1 जनवरी 2022 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अगर आप इसे पढ़े तो ये बोलता है कि जहां ये सीरियल नंबर 3 के पॉइंट नंबर 3, 4, 9 और 10, जहां जहां पर भी यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर अब यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ही केवल बदल दिया जाएगा। इसका मतलब कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को वहां से उड़ा दिया गया है। कहां से? इन प्रोविजन से। अगर मैं आपको संक्षेप में इसका रिजल्ट, इसका असर बताऊं, तो ये है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो पहले सरकारी कंपनियां, सरकारी बॉडी, गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए 12% रेट की कैटेगरी में टैक्सेबल थी, अब इन गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को हटा देने के बाद 1 जनवरी 2022 से 18% की कैटेगरी में आ जाएगी। इसका मतलब कि अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी के लिए परफॉर्म की जा रही थी, वो पहले जो 12% की कैटेगरी में थी, अब वो 18% में हो जाएगी। अब एक नेचुरल सा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी किसको बोला जाता है? तो इसकी डेफिनेशन मैंने अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड की है, मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। पर इन शॉर्ट, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं है, पर ये उनके द्वारा बनाई हुई बॉडी, कंपनी और सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, पर उनके द्वारा बनाई हुई कंपनीज है, या कोई आयोग है, या कोई निगम है, या कोई सोसाइटी है, या कोई बोर्ड है, तो या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये वो बॉडीज हैं। तो पहले इन बॉडीज पे भी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता था वो 12% के रेट से टैक्सेबल होता था, पर 1 जनवरी 2022 के बाद अब वो 12% रेट विड्रॉ कर लिया गया है और 18% का रेट एप्लीकेबल कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आगे चलकर आपको एक मिलेगा देखने को कि 12% की जगह सीधा सीधा 18% इसमें लागू होगा। फिर नोटिफिकेशन नंबर 12, जिसमें सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 3A, ये नोटिफिकेशन नंबर 12 अगर आप रिकॉल करें तो ये वो नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, जिसपे टैक्स लगेगा ही नहीं। उसमें सीरियल नंबर 3 और 3A हुआ करती थी, जो ये बोलती थी, सीरियल नंबर 3 बोलती है कि अगर कोई प्योर सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी को, और इसमें 2 वर्ड पहले थे जो अब उड़ा दिए गए हैं, और वो 2 वर्ड थे गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। तो अगर ये गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी पहले इसमें कवर किए हुए थे, तो अब किसी भी तरीके की प्योर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को, तो वो टैक्सेबल कहलाएगी। वैसे ही कंपोजिट सप्लाई की एक परिभाषा थी 3A में, जो ये बोलती थी कि कंपोजिट सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, जिसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो केवल 25% तक है, तो वो भी एग्जेम्प्ट थी अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जा रही है। पर अब यहां से भी वो 2 वर्ड को खसका लिया गया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को हटा दिया गया है, और अब उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आप ये बोल सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को जो भी ये सर्विस दी जाएगी वो उसके रेस्पेक्टिव रेट से टैक्सेबल होगी। अगर एक बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको इसका एक्सप्लेन करना चाहूं, तो अभी इसी एंट्री का सहारा लेकर बहुत सारे राइस मिलिंग इंडस्ट्री ये बोल रहे थे कि मार्क फेड को, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी की डेफिनेशन में कवर होता है, वहां पर जो कस्टम मिलिंग की सर्विसेज दी जाती थी वो एग्जेम्प्ट है, इसी का एग्जाम्पल, इसी एंट्री का सहारा लेकर। पर अब यहां से ये 2 वर्ड ही उड़ा दिए गए, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। तो जो पहले एक क्लेम मन में आ रहा था वो वहां से गायब।
अब केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी कवर है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी और कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी यहाँ कवर नहीं है। आइए मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी क्या है। गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, आरडीए जिसको हम बोलते हैं, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, या कोई ऐसा बोर्ड या कोई ऐसी बॉडी, बोर्ड हाउसिंग बोर्ड इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा तैयार की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश में, जिसमें 90% से ज्यादा इक्विटी कंट्रोल जो है वो सरकार का है। और जो म्युनिसिपैलिटी को जो काम करने होते हैं या पंचायत को काम करने होते हैं आर्टिकल 243 डब्ल्यू या आर्टिकल 243 जी के तहत वो कार्यों में लगी हुई है, उसे हम गवर्नमेंट अथॉरिटी कहते हैं। और वैसे ही गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब कोई बोर्ड या कोई बॉडी, कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉरपोरेशन या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी कॉरपोरेशंस बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और ऐसी बहुत सारी कॉरपोरेशंस अलग अलग पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट बनाती है। तो अब वो गवर्नमेंट एंटिटी की परिभाषा के कारण बाहर हो जाएगी, जो कि जो कि ये कहती है कि एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिसमें 90% से ज्यादा इक्विटी कंट्रोल जो है वो सरकार का है। और जिसमें भी इसमें भी वही कार्यों के लिए बनाई गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी को करने होते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि दो इंपॉर्टेंट जो रेट्स अपडेट हुए हैं वो 1 जनवरी से, कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो पहले 12% का हुआ करता था गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को, अब वो 18% हो गया है। और प्योर सर्विसेज में और कंपोजिट सर्विसेज में जो पहले एग्जम्पशन था वो अब विड्रॉ करके उनको रेस्पेक्टिव रेट से टैक्स पे किया जाएगा उस पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज हुआ। इसके बाद अब रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। 1 जनवरी 2022 से आप जानते हैं कि आजकल जो रेस्टोरेंट है वो अपनी बहुत सारी सप्लाईज जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, जिसमें स्विगी, जोमेटो का नाम बहुत कॉमनली आप सुनते हैं। अब क्या हो रहा था देखिए, इसका पर्पस भी मैं आपको बताता हूँ कि ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू जब ये सर्विसेज दी जाती थी ना, तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स इससे सप्लाई करते थे जो कि अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड थे, क्योंकि उनका टर्नओवर 20 लाख से कम था, उनको लाइबिलिटी नहीं आती थी। और कुछ लोग रजिस्टर्ड हुआ करते थे, टैक्स पूरा टैक्स पे किया जाता था रेस्टोरेंट ओनर्स के द्वारा। पर कुछ लोग जो अनरजिस्टर्ड थे वो सप्लाई इन्हीं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते थे और उनका माल सस्ता बिकता था, जो लोग रजिस्टर्ड थे उसमें एडिशनल 5% लगता था। तो इस पे एक इम्पार्शलिटी दिखी है कि एक प्लेटफॉर्म पे दो अलग अलग लोग माल बेच रहे हैं, एक का कसूर इतना है कि उसका टर्नओवर थोड़ा ज्यादा है तो उस पे एडिशनल 5% लगता है, दूसरा पर्सन भी उसी प्लेटफॉर्म में बेचता है पर क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख से कम वो एनी हाउ रख रहा है तो इसलिए उसको टैक्स नहीं लगता है। तो नेचुरली इसका माल सस्ता था, इसका माल टैक्स ज्यादा टैक्स लग रहा था। अब सरकार ने इस एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा कि ना तुम टैक्स पटाओगे ना तुम टैक्स पटाओगे, जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सर्विसेज होगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा। ना तुमको कलेक्ट करना है जो तुम रजिस्टर्ड हो, ना तुमको कलेक्ट करना है जो तुम अनरजिस्टर्ड हो। टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा। एज गुड एज जैसे रिवर्स चार्ज होता है जिसमें सर्विस रिसीवर टैक्स पे करता है, सारी चीजें करता है। अब समझ लीजिए आप कि रेस्टोरेंट सर्विस अगर प्रोवाइड की जाएगी, क्लाउड किचन की प्रोवाइड की जाएगी, किसी भी तरीके की सर्विसेज होगी, उस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, रेस्टोरेंट सर्विस वाले को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और ये भी 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल कर दी गई है। तो ई कॉम यानी कि स्विगी और जोमेटो इस पे टैक्स पे करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीसीएस भी कलेक्ट करना होता है, पर क्योंकि अब इस पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी ही फूड एग्रीगेटर्स की ला दी गई है, तो उन्होंने लिखा कि अब इस पे टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। जहां क्योंकि ई कॉम खुद ही टैक्स पे कर रहा है, वहां उन पे टीसीएस की एडिशनल बर्डन नहीं लगाया जाएगा, वो टैक्स पे करेंगे और टीसीएस करने की जरूरत उनको नहीं है।
अब अगला इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए जो रेस्टोरेंट ओनर है, जो रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन है, अब वो तो टैक्स पे करेंगे नहीं, जो भी सर्विसेज वो देंगे, जो भी रेस्टोरेंट के थ्रू वो सेल करेंगे, तो क्या वो टैक्स इनवॉइस जारी करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि टैक्स तो वो पे करेंगे ही नहीं। टैक्स कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। तो टैक्स इनवॉइस कौन जारी करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। तो रेस्टोरेंट ओनर क्या जारी करेंगे? तो रेस्टोरेंट ओनर को, हालांकि लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो एक केवल कमर्शियल इनवॉइस इशू करेंगे, और जीएसटी टैक्स इनवॉइस जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करेगा। अब ये तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की जो जिम्मेदारी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आ जाएगी। अब एक सवाल कि अरे अब रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी? तो क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटीआर थ्री बी में जो ऑप्शन, जी, जी सर, जी, करेक्ट सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपने दो चीजों को पूछा है मुझसे। जो मटेरियल फूड फूड सेल होगा सर, उसके लिए फूड ओनर को वो टैक्स इनवॉइस जारी करेगा, और अपनी सर्विसेज जो उसने रेस्टोरेंट ओनर को दी है, उसके लिए वो एक अलग इनवॉइस इशू करेगा, अलग से टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। आप देखिए कि रेस्टोरेंट वाले ने जो सप्लाई किया फूड, उसके लिए ना वो डीम्ड सप्लायर घोषित हो गया सर। वो डीम्ड है, वो खुद तो वो नहीं कर रहा है। उसका काम केवल डिलीवरी की सर्विसेज देना है, माल पहुंचाना है। पर क्योंकि इस प्रावधान 9(5) का इस्तेमाल करके उसे ना डीम्ड सप्लायर बना दिया गया कि भाई इस पर्पस के लिए तो सप्लायर है, तो वो इस पर्पस के लिए टैक्स इनवॉइस खुद जारी करेगा, उससे खुद टैक्स कलेक्ट करेगा और सरकार को जमा कर देगा, खाली इस पर्पस के लिए। बाकी वो जो अपनी सर्विसेज रेस्टोरेंट ओनर को देता है सर, उसके लिए अलग से टैक्स इनवॉइस इशू करेगा सर उसके लिए। ये दो अलग अलग चीजें रहेंगी बिल्कुल। और अब इसीलिए ना सर एक प्रॉब्लम ये आती है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर मान लीजिए जब रिटर्न फाइल करता है, तो थ्री बी उसको भी फाइल करना है। तो थ्री बी में कहीं ऐसा ऐसा वाला कॉलम नहीं है जिसमें वो मेंशन कर सके कि ये टैक्स रिवर्स चार्ज के लिए तो अलग से जगह दी हुई है, पर वो वाला कॉलम नहीं है जिसमें वो मेंशन कर सके कि ये मैंने किसी के बिहाफ में कलेक्ट किया और पे किया। तो वो कैसे अपना चीजें दिखाए? तो उसके लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है सर, सर्कुलर नंबर 167, जो कि 17 दिसंबर को इशू किया गया। उसमें लिखा है कि आप थ्री बी में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो रहेगा वो उसे अपनी एज गुड एज आउटवर्ड सप्लाई के जैसे ही दिखाएगा, कि वो उसकी आउटवर्ड सप्लाई है, मर्ज करके दिखाएगा। और रेस्टोरेंट ओनर जो है वो अपनी उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई के तरीके से दिखाएगा जीएसटीआर थ्री बी और जीएसटीआर वन में। दो वो सही नहीं है दिखाने के लिए, पर क्योंकि सर कॉलम ही नहीं है वो रेस्पेक्टिवली वहां पर, और नहीं दिखाने से तो अच्छा है कि सर्कुलर बोल रहे हैं कि आप इस जगह डालकर दिखा दो, तो हम वो काम चल जाएगा उससे। आइडियली तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कॉलम स्पेस कि वहां वो दिखाया जाए कि हाँ ये मैंने किसी के बिहाफ में किया, ये मेरे लिए था, और ये मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया। बट वैसा कोई स्पेस ना होने की वजह से ये ऑप्शन सर्कुलर ने दिया है कि ई कॉम उसे आउटवर्ड सप्लाई में दिखाए और रेस्टोरेंट ओनर जो है उसे एग्जाम सप्लाई में ट्रीट करे। तो ये भी सर, ये जो पूरा चीज है वो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है सर। अब हम आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटर। जीएसटी पोर्टल पे बहुत ही लेटेस्ट एक यूटिलिटी है जो अभी जीएसटी पोर्टल पे एप्लीकेबल हुई है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये 26 जनवरी यानी कल की डेट से ही जीएसटीआर थ्री बी में लिखने लग गई है। अब क्या हो रहा है सर कि एक प्रॉब्लम आ रही थी। जी सर, 5%, 5%। सर आप, हाँ सर, उसके यहाँ से करेगा तो 18% सर, 18% सर, वहां 18%, वहां पर 18% होगा सर, डेफिनेटली 18% होगा। करेक्ट, करेक्ट सर, यू आर राइट। एक्चुअली सर अगर हम इस कंसेप्ट को, इसको देखें ना, कंसेप्ट को, तो एग्रीगेटर इज नथिंग बट अ सप्लायर फॉर दिस पर्पस। तो जो चीज सप्लायर को करनी है, जो रेट सप्लायर को एप्लीकेबल है, वो काम एग्रीगेटर को करना है सर, पूरी चीज टैक्स कलेक्ट करने की। सर आप आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जी। सर इस पे भी सर्कुलर ने ना दो चार चीजें बहुत क्लियरली मेंशन की है
कि क्योंकि एग्रीगेटर ये काम एज अ सप्लायर के बिहाफ में कर रहा है, तो उसको वो जो लाइबिलिटी पे करनी है वो तो कैश में ही पे करनी है, जो उससे वो कलेक्ट करेगा, जो कस्टमर से कलेक्ट करेगा। पर जो उसकी लाइबिलिटी है, यानी कि वो जो डिलीवरी चार्जेस बिल्ड करेगा रेस्टोरेंट ओनर्स को, उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो पूरे आईटीसी भी ले सकता है और आईटीसी का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो सर इसको ना आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यही बोल रहा हूँ, आपको ना दो पार्ट में अलग अलग देखना पड़ेगा। एक, वो लाइबिलिटी जो मैं रेस्टोरेंट ओनर के बिहाफ में देता हूँ, और दूसरी वो सर्विसेज जो मैं खुद अपने बिहाफ में सर्विस कर रहा हूँ। तो जो रेस्टोरेंट के बिहाफ में कर रहा हूँ उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा मुझे, वो मुझे कैश में ही करना है, कैश में लेना है और कैश में पे करना है। जो मैं खुद करता हूँ डिलीवरी चार्जेस, उसके लिए मुझे आईटीसी मिलेगा और आईटीसी का मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ये सर्कुलर ने भी क्लैरिफाई किया है सर। राइट सर। तो अब हम आगे आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटर वाले पार्ट पे। अब क्या ये इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा दे दूं। बैकग्राउंड ये है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिक आता नहीं था, और लोग पे भी नहीं करते थे। सिर्फ इतना ही ट्रैक हो पाता था, जब किसी पर्सन ने ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो जितने दिन बाद वो ड्यू डेट के फाइल करता था उस कैश पोर्शन पे उतना का इंटरेस्ट आता था। और ये ट्रैक भी नहीं हो पाता था जीएसटी 3B से कि वो किस मंथ की लाइबिलिटी है, कितना पे करना है, क्या करना है, ये ट्रैक ही नहीं हो पाता था। तो अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने के लिए एक यूटिलिटी जीएसटीआर पोर्टल पे बनाई गई है। ये 3B में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, और इसमें बोला गया है कि आपको जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, तो जो आप लाइबिलिटी डिस्पोज कर रहे हैं, दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसका आपको मंथ वाइज ब्रेकअप देना कंपलसरी है, सो दैट कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूटिलिटी है वो ये ट्रैक कर सके कि जो लाइबिलिटी आपने इस मंथ पे की है वो एक्चुअली कौन से महीने की थी और उस पर कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर कर आपको बताए। सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट यूटिलिटी जो है, ये कल से दिखना स्टार्ट हो चुकी है जीएसटीआर 3B में 26 जनवरी को। इसमें खास बात ये रहेगी सर कि हम जो भी लाइबिलिटी पे करेंगे उसका ब्रेकअप देंगे, नेक्स्ट मंथ के 3B में वो ऑटो पॉपुलेट होकर दिखाएगा कि आपका इतना इंटरेस्ट ड्यू है, इतना आपको पे करना पड़ेगा। पर ये होगा पर जो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। आप उसको अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिटेबल रहेगा। पर जैसे ही आप सिस्टम जनरेटेड इंटरेस्ट से थोड़ा कम करेंगे या कम पे करने की कोशिश करेंगे, तो वो पूरा सेल जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। और मे बी वो डिपार्टमेंट के सिस्टम में किसी ना किसी तरीके से फ्लैग भी करेगा, आपको भी इन्फॉर्म करेगा कि इतना इसका इंटरेस्ट आता था पर एक्चुअली इसने नहीं पे किया या कम पे किया। तो देन यू कैन आस्क हिम इन राइटिंग की क्लैरिफिकेशन अपन पूछ सकेंगे उससे कि वो क्यों उसने कम पे किया। बट ये है कि अब 3B में हमको टैक्स लाइबिलिटी का वॉलेंटरीली ब्रेकअप देना पड़ेगा। टेबल नंबर 6A में ये चीज आएगी। वहां पर जुलाई 17 से लेकर आज तक जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, वहां तक के मंथ अवेलेबल है, आपको इसका ब्रेकअप देना पड़ेगा कि हाँ ये लाइबिलिटी मैंने इस मंथ से रिलेटेड अब पटाई है। तो अब देखिए ये भी अच्छा होगा कि एटलीस्ट आप 3B लेवल पे भी ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सी लाइबिलिटी किस महीने की पे हो रही है, आपको वहां दिखेगा उस रेस्पेक्टिव कॉलम में। मैं अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो ये वो स्क्रीनशॉट है जो अब आने लग गया है पोर्टल पे। आप देखेंगे कि पहला जो रो है, पहला जो कॉलम है वो पीरियड लिखा हुआ है, उसके बाद वो है वो टैक्स का पार्ट है कि वो कितना। तो जो भी आपने टैक्स पे किया वो कौन कौन से पीरियड का कितना कितना ब्रेकअप है, आपको ऐसा पहले उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही डिस्क्लोज कर कर आप ये फाइल कर देंगे, अगले महीने के जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होकर वो अपना दिखाने लग जाएगा। अगर आप वो ऑटो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट से थोड़ा भी कम पे करेंगे, तो वो रेड फ्लैग कर देगा और एक तरीके से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेगा कि जो लाइबिलिटी ऑटो कैलकुलेट हो रही है उससे आपने कम पे किया या बिल्कुल भी पे नहीं किया। तो ये इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेटर यूटिलिटी अब जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव हो चुकी है कल से, यानी 26 जनवरी 2022 से। जी।
जी, आप सही बोल रहे हैं सर। जी, 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 सही बात। सर, सर मुझे लगता है ये स्टार्टिंग में इन्होंने ऐसा थोड़ा सा फ्री दिया है। एक बार ये थोड़े से टेस्ट हो जाएगी ना सर कि ये सही काम कर रही है, प्रॉपर कर रही है, तो मुझे लगता है आगे चलकर ये लॉक कर दी जाएगी कि हाँ ये आपको एडिटेबल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा एरर प्रोन है, इसमें भी रेक्टिफिकेशन होते रहते हैं इनके प्रोग्रामिंग के कोड सोर्स में। तो इसीलिए शायद अभी थोड़ा एडिटिंग करने का ऑप्शन दिया है। आगे चलकर ये बंद हो जाएगा। सही है सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और लोग क्या करते हैं सर कि सब कुछ कर देते हैं पर इंटरेस्ट पे नहीं करते, सोचते हैं कि अरे आएगा तब देखेंगे या करेंगे, ऐसा है, जब जरूरत पड़ेगी तब कर देंगे। जी जी, शो कॉज देना है सर। जी जी, आप सही बोल रहे हैं। जी 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 जी। ओके सर। तो अब आते हैं अपन एक नए रूल में जो इंसर्ट हुआ है 1 जनवरी 2022 से, जो कि आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टम से फ्लॉज के कारण कई बार अ, कुछ डुबियस पर्सन्स ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे कर कर काफी सारी चीजों पे आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर दिया गया था। आधार ऑथेंटिकेशन अभी नए पर्सन जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है, पर ये जो नया रूल 10 भी अपन देख रहे हैं, ये आधार ऑथेंटिकेशन जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है। और ये क्या कहता है जरा देखते हैं। ये बोलता है कि अगर आ, ये 3 पर्पस के लिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन जाता है तो उसे आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। वो 3 पर्पस क्या क्या है? अगर वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी है। क्योंकि देखिए अब बहुत सारे लोगों ने सर रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, पर रजिस्ट्रेशन पे अभी सबको बोलना कि आधार ऑथेंटिकेशन कराना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अब ये धीरे धीरे कर कर ये बोलना कि अगर आपको अब रिवोकेशन कराना है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। आपका कैंसिलेशन हो गया, आप नया रिवोक करवा रहे हो, आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। तो वहां उसे मैंडेटरी कर दिया गया। सेकेंड, रिफंड फाइलिंग पे मैंडेटरी कर दिया गया है। देखा जाया गया है कि रिफंड फाइलिंग की एक्टिविटी कुछ लोग अपने क्रिमिनल इंटेंशंस के साथ कर रहे थे। तो वहाँ जिन लोगों की समझ लीजिए क्रेडेंशियल्स लगे हैं, वो लोग कई बार कोई और होते हैं, और लेकिन आईडी जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी और लोगों की होती है। तो इन सारी प्रोसेस को हटाने के लिए, इन सारी प्रोसेस का को से चैलेंजेस को हटा मिटाने के लिए अब रिफंड एप्लीकेशन में भी कंपलसरी आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी हो गया 1 जनवरी 2022 से। रिफंड एप्लीकेशन आप जानते हैं 2 तरीके के होते हैं, 89 जो अपन खुद अप्लाई करते हैं, और एक रूल 96 में भी होते हैं जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू आइस गेट से हमारे शिपिंग बिल के प्रोसेस होने के बाद हमारा रिफंड इनिशिएट हो जाता है। तो वो जो शिपिंग बिल से जो आइस गेट से ऑटोमेटेड रिफंड आता है हमारा एक्सपोर्ट होने पर गुड्स के, वो भी अब बिना आधार ऑथेंटिकेशन के होना पॉसिबल नहीं रहेगा। वहां पर भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी कर दिया गया। प्लीज एक्सक्यूज मी। अब आधार ऑथेंटिकेशन किसको कराना रहेगा? तो हु हैज टू डू इट? अगर प्रोपराइटरशिप फर्म है तो प्रोपराइटर को कराना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो एनी पार्टनर लिखा है, कोई भी पार्टनर करा सकता है। एचयूएफ है तो कर्ता कराएगा। कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई भी होल टाइम डायरेक्टर करा सकता है। अगर कोई क्लब एसोसिएशन बॉडी है तो कोई भी मेंबर करा सकता है जो मैनेजिंग कमेटी का हो। और कोई भी इंडिविजुअल करा सकता है, सोसाइटी का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, या कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी भी करा सकता है।
अगर किसी पर्सन के पास आधार कार्ड नहीं है तो लॉ तो रूल बोलता है कि आधार कार्ड एनरोलमेंट स्लिप दे सकते हैं या कोई एडिशनल प्रूफ फर्निश कर सकते हैं। और 30 दिन के अंदर जैसे ही आधार कार्ड आ जाता है तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये आधार ऑथेंटिकेशन जो पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है उनको एप्लीकेबल नहीं है, तो खाली इंडियन सिटीजन्स को एप्लीकेबल है। और ये रिफंड के लिए और रिवोकेशन के लिए कंपलसरी कर दिया गया। बैंक अकाउंट के केसेस में भी सीरियसली इश्यूज देखे जा रहे थे। लोग अपना बैंक अकाउंट तो लिंक करा रहे थे, पर ऐसा देखने को मिल रहा था कि कई लोगों के बैंक अकाउंट उनके पैन के साथ मैच ही नहीं हो रहे, वो किसी और के बैंक अकाउंट कई बार लिंक करा रहे थे। तो अब रूल्स में ये चेंजेस लाए गए हैं जो ये बोलते हैं कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन दिया गया है तो रजिस्ट्रेशन के 45 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट अपना डलवाना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। तो 45 डेज के अंदर जो आप लिंक कराएंगे वो आपके पैन नंबर पर लिया हुआ बैंक अकाउंट ही होना चाहिए, अदरवाइज वो लिंक नहीं किया जाएगा। तो आगे चलकर अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ है रूल, पर ये रूल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आगे चलकर समझ लीजिए ये होगा कि बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई किया जाएगा कि आपके पैन पैन नंबर से लिंक है कि नहीं वो। अगर वो प्रोपराइटर का बैंक अकाउंट होगा तो उसमें दो चीजें चेक की जाएंगी कि वो बैंक अकाउंट आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक है और आपके आधार नंबर से लिंक है, तभी वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देन रूल 96C आया है जो रिफंड के लिए है, कि रिफंड के लिए जब भी आप कोई बैंक अकाउंट देंगे तो उसमें भी कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि ये भी ऐसा हो रहा था कि लोग किसी दूसरे दूसरे का अकाउंट नंबर देकर गलत गलत रिफंड्स लिए जा रहे थे। तो अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी बैंक अकाउंट रिफंड एप्लीकेशंस पे फाइल किया जाएगा वो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए। और अगर वो प्रोप्राइटरशिप का होगा तो वो पैन नंबर के साथ साथ आधार नंबर भी से लिंक हो रहेगा, ये वेरीफाई किया जाएगा तभी उसमें रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल 59, बहुत ही नीडेड रूल था, जो पहले भी था पर इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। GSTR 1 से रिलेटेड ये रूल है। ये बोलता है कि पहले इसमें ये नियम था कि GSTR 1 फाइल करने की परमिशन नहीं मिलेगी अगर आपके पिछले 2 महीने के GSTR 3 भी फाइल नहीं है तो। पर 1 जनवरी से ये 2 महीने के पीरियड को भी कम कर कर अब 1 महीना कर दिया गया है। इसका मतलब अगर किसी पर्सन ने पिछले महीने का GSTR 3 भी फाइल नहीं किया तो वो अगले महीने का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता। ये स्पेशली उन लोगों के लिए किया गया है जो लोग इसे मिस यूज कर कर GSTR 1 तो फाइल कर देते थे, क्योंकि अपन जानते हैं कि GSTR 1 से ही GSTR 2B में डेटा जाता है, तो 2B से कोई ना कोई ITC ले लेगा और वो आगे चलकर मिस यूज होने की संभावनाएं हैं, साइकिल चल सकता है। इसलिए अब ये 2 महीने के पीरियड को भी कम कर कर सिर्फ 1 महीना कर दिया है, यानी कि इसका मतलब कि आपने अगर 1 महीने का भी 3B फाइल नहीं किया है तो अब वो GSTR 1 आगे का फाइल करने आपको नहीं देगा। क्वार्टरली फाइलर के लिए नियम सेम है, इसका मतलब अगर पिछले क्वार्टर्स का आपने GSTR 3 भी फाइल नहीं किया तो अगले पीरियड का आप कोई भी GSTR 1 या IFF फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर इम्पोर्टेंट एक अपडेट रूल 80 से रिलेटेड। रूल 80 जो है वो एनुअल रिटर्न और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि GSTR 9C से रिलेटेड है। तो GSTR 9 से रिलेटेड एक रूल में अपडेट हुआ है, वो ये है कि इस साल 2020 और 21 का एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो 31 दिसंबर 2021 थी, उसे बढ़ाकर अब 28 फरवरी 2022 कर दिया गया है। और एनुअल रिटर्न 2 करोड़ तक के 2 करोड़ से ऊपर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर होगा उन्हें सभी को फाइल करना कंपलसरी है। और जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगा उन्हें एक रिकंसिलेशन भी फाइल करना जरूरी है। अर्लियर ये रिकंसिलेशन सीए के द्वारा ऑडिटेड रहता था, अब सीए के द्वारा ऑडिटेड ना होकर अब ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रहेगा जो GSTR 9C के फॉर्म में फाइल होगा। और इसकी भी फाइल करने की जो ड्यू डेट का टाइम लिमिट है वो 28 फरवरी 2022 तक करना होगा। तो दिस इज ऑल द कंटेंट आई हैव फॉर टुडेज डिस्कशन।